नमस्कारम, मैं विजय सिंह तंवर पुनः उपस्थित हूँ आपके अपने वितमशाला चैनल पर। और आज के हमारे जो इस वीडियो का विषय है वो मैं पहले एक रील के माध्यम से बता चुका हूँ कि 21 वर्षीय एक लड़के का प्रश्न था कि वह जीवन में किसे चुने। उसके पास 3 से 4 विकल्प है अपने लिए परफेक्ट पार्टनर और एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड ढूंढने के लिए या पसंद करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी में परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है। हाँ, कुछ यूनिवर्सल चीज़ें होती हैं जो इंसान में उसकी परिस्थितियों के हिसाब से होना आवश्यक है। तो आज का जो विषय है वह यही है, हमें अपने जीवन में एज अ पार्टनर किसे चुनना चाहिए, क्यों, और वह क्या क्वालिटी है जिसे देखकर हम उसे अपने लिए चुने। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, मज़ेदार और शोषण टॉपिक है। जब 100 लड़के इस बात को सुनेंगे तो उसमें से 30 से 40% और 100 लड़कियां इस बात को सुनेंगे तो उसमें से लगभग 60% लड़कियों को सुनकर ऐसा लगेगा शायद कि हाँ, ये हमने भी सुना है या महसूस करा है या देखा है, या किसी को लगेगा कि ये मेरे जीवन से संबंधित है, या ऐसा लगेगा कि मेरे फ्रेंड या कज़न किसी से भी संबंधित है। क्योंकि ये सोशल चीज़ें हैं, ये लगभग यूनिवर्सल एक जैसी ही काम करती है। अब आते हैं हम सीधे विषय पर। तो देखिए, भारत में 2 तरह के रिलेशनशिप होते हैं, नोइंगली रिलेशनशिप एंड रिलेशनशिप बाय चॉइस। नोइंगली रिलेशनशिप जैसे कि अरेंज मैरिज जैसे मैटर में एक तो हमारे पास ऑप्शंस जो रहते हैं वो बहुत लिमिटेड रहते हैं, और लिमिटेड ऑप्शंस में भी क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा रहता है। टाइमिंग की बहुत कमी रहती है एक दूसरे को समझने, देखने और परखने के लिए, और कुछ जो स्थितियाँ होती है वो दिखावटी होती है। इसलिए हम इस अरेंज मैरिज वाले टॉपिक को बाद में देखेंगे। पहले हम बात करेंगे रिलेशनशिप बाय चॉइस। रिलेशनशिप बाय चॉइस का मतलब जिन्हें हम खुद चुन सकते हैं, जैसे कि हमारा लव रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लविंग रिलेशनशिप, पोस्ट डाइवोर्स रिलेशनशिप और पोस्ट विडो एंड विडोवर रिलेशनशिप। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इतने प्रकार के रिलेशनशिप होते हैं, हम तो बचपन से केवल अपनी सेटिंग सुनते आ रहे हैं। तो वो जो लोग हैं जो इसे सिर्फ सेटिंग समझते हैं वो भी यहाँ आ सकते हैं, वो भी इस बात को सुनो समझ सकते हैं। तो देखिए, रिलेशनशिप में जो सबसे बेसिक चीज़ होती है वो होती है इमोशंस और फीलिंग्स। अब इमोशंस और फीलिंग्स भी बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन उन इमोशंस में भी एक इमोशंस होता है जिसका नाम है एम्पैथी। सुनने में ये सिंपैथी जैसा लगता है, लेकिन डिक्शनरी में दोनों का अर्थ सहानुभूति ही लिखा हुआ है, लेकिन ये दोनों में अंतर बहुत अलग है। सिंपैथी वह सहानुभूति है जिसमें हम सामने वाले पर दया दिखाते हैं और अधिक से अधिक उस पर मदद कर सकते हैं, लेकिन एम्पैथी वह सहानुभूति है जिसमें हम सामने वाले की समस्या और तकलीफ को महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और यहाँ पर केवल बात मदद की नहीं होती, बनती कोशिश हम उसे साथ देने की कोशिश करते हैं। यह बेसिक अंतर होता है एम्पैथी और सिंपैथी में। देखिए, लोगों के पास अपनी सोशल सिक्योरिटी, सेक्सुअल और फाइनेंशियल नीड्स और फीलिंग्स को पूरा करने के लिए समाज में बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं, और यही स्टार्टिंग में किसी भी रिलेशनशिप में अट्रैक्शन का मेन कारण बनते हैं। लेकिन वास्तविकता में ये हमें केवल टेम्परेरी खुशी ही दे सकते हैं। एक समय के बाद हमारी ज़रूरतें, आवश्यकताएं, पसंद और कभी कभी साथ भी बदलने लगता है। जिंदगी में केवल एक ही ऐसी चीज़ है जो हमें 10 साल की उम्र से 100 साल तक की उम्र तक चाहिए होती है, और उसकी ज़रूरत ना कभी पूरी होती है और ना कभी बदलती है। वो है इमोशनल सिक्योरिटी। एक ऐसा व्यक्ति जो हमें सुन सके, जो समझ सके, और सबसे खास बात वो हमारे इमोशंस को, हमारी फीलिंग्स को संभाल सके। इसलिए हमें ज़िंदगी में एक ऐसे रिश्ते और इंसान को चुनना होता है जो हमें एक सोशल सिक्योरिटी दे सके। अगर किसी इंसान में एम्पैथी इमोशन ठीक ठाक ढंग से ड्राइव करते हैं तो वो हमेशा हमें एक इमोशन सिक्योरिटी दे पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एम्पैथी इमोशंस होता कैसा है और हम इसे नोटिस कैसे करें, तो मैं बताता जाता हूँ, आप उस पर केवल ध्यान देते जाइए। द फर्स्ट थिंग दैट इज़ वैल्यू। मतलब आपकी ज़िंदगी में अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है, और अगर वो आपके साथ साथ आपसे जुड़े हुए चीज़ों के भी उतनी ही वैल्यू और रिस्पेक्ट करता है, जैसे कि आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड, आपकी ड्रीम, गोल, अचीवमेंट, आपकी पसंद और नापसंद, इन सबको भी वो इतना ही महत्व दे रहा है, तो मतलब वह व्यक्ति आपके साथ इमोशनली ड्राइव कर रहा है। देखिए, कोई इंसान अगर आपसे अट्रैक्ट है तो वो इंडिविजुअल केवल आप पे ही कनेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर कोई इंसान आपसे इमोशनली कनेक्टेड है तो वो केवल आपसे कनेक्ट ना होकर आपसे जुड़ी हुई हर चीज़ से ना चाहते हुए भी कनेक्ट हो जाएगा। यह एम्पैथी इमोशंस वालों का पहला साइन है। सेकेंड चीज़ है मेमोरीज। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपकी बोली हुई बातों को उस समय तक भी याद रख सकता है जब आप भी उसे बोलने लगते हैं, वो आपकी बातों को, वो आप दोनों के बीच की बातों को, वो आपकी चीज़ों को रिकॉल कराता है, याद करता है, आपके कन्वर्सेशन में उन बातों को लेकर आता है, तो इसका मतलब है वह व्यक्ति आपसे इमोशनली बहुत अटैच्ड है। यह भी एम्पैथी इमोशंस का सिम्टम है।
आप खुद सोच के देखिए, हमारी मेमोरी बहुत शॉर्ट टर्म में काम करती है। हम चीज़ों को बहुत जल्दी भूलने लग जाते हैं, आवश्यक चीज़ें भी भूल जाते हैं, पीछे छूट जाती हैं। लेकिन मानव का जो स्वभाव होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर आपसे रिलेटेड चीज़ों को स्टोर कर पा रहा है, आपकी मेमोरीज को स्टोर कर पा रहा है, उन्हें याद रख पा रहा है, उन्हें इम्पोर्टेंस दे रहा है, तो वह ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसके मन में आपके लिए जो स्पेस है वो परमानेंट और इम्पोर्टेंट है। और जो जीवन में आपकी बातों को महत्व देगा वो निश्चित ही आपको भी महत्व हमेशा देगा। तीसरी जो चीज़ है वह है गेस्चर कॉम्प्रिहेंशन, मतलब रिश्तों की एक ऐसी समझ जहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ कहने, मांगने या समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सामने वाला व्यक्ति, आपका पार्टनर, आपके हाव भाव, आपके व्यवहार, छोटी छोटी हिंट से ही आपकी बातों को समझ सकता है और उन्हें पूरा करने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आज शाम को आपकी बात आपके पार्टनर से होती है और आप उन्हें बस जनरल कन्वर्सेशन में ये बताते हैं, अपनी बात शेयर करते हुए कि आज मेरा जो पर्स है वो गुम गया या टूट गया या डैमेज हो गया। आप ये बात अपनी सिर्फ शेयर करते हैं, शाम तक भूल जाते हैं या अगली सुबह तक भूल जाते हैं। 10 दिन बाद आपके पार्टनर को कहीं बाहर जाना हुआ, शहर के बाहर जाना हुआ, काम से, ऑफिस के काम से, किसी भी काम से वो बाहर जाना होता है, शॉपिंग करना होता है, तो उस समय भी उन्हें ये चीज़ याद रहेगी कि आपने उस दिन उन्हें वह बात बताई थी और वो निश्चित ही कोशिश करेंगे कि आपके लिए वहाँ से वो पर्स देख सके, ला सके, पसंद कर सके। हाँ, कुछ कारण हो सकते हैं कि वो ना ला पाए, लेकिन इन केस अगर ऐसा होता भी है, फिर अगली शाम को जब आपकी वापस बात होगी या उसके बाद 2-1 दिन बाद जब भी आपका मिलना होगा, वो आपसे ये बात भी शेयर करेंगे कि मैं वहाँ गया था, मैंने पर्स देखा था, लेकिन मैं ले नहीं पाया, खरीद नहीं पाया, या जो भी कोई कारण होगा वो बिल्कुल आपको बताने की और शेयर करने की कोशिश करेंगे। इतने लंबे समय तक जो बात आप भूल गए वो उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो चुकी है, और वो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में है। और एम्पैथी फीलिंग भी जो है उसके रास्ते सबकॉन्शियस माइंड से ही निकल कर आते हैं। देखिए, यहाँ पर जो पर्स की बात थी वो एक एग्जाम्पल के लिए थी। ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप जो है वो मटेरियलिस्टिक होते हैं। मान लीजिए अगली सुबह आपको आपके पार्टनर के साथ कार में कहीं सफ़र करना है, बाहर जाना है, लेकिन आपको मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है और आपको कार में वॉमिट होती है, उल्टी होती है, और आपको ऑरेंज कैंडी खाने से उसमें रिलीफ मिलता है। तो आपके जो पार्टनर हैं, अगर उन्होंने ऑलरेडी ऑरेंज कैंडी साथ में रख रखी है या नहीं रखी है, तो आपको कह देंगे कि आपने रख ली क्या, आपको याद दिला देंगे। दोनों के पास नहीं है तो वो आपको ये याद दिला देंगे कि हम रास्ते में से ले लेंगे, मुझे याद दिला देना। यहाँ पर बात 1000 के पर्स की या 1 रुपये की कैंडी की नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी चीज़ों को कितना महत्व देता है और कितना उन्हें समझता है। फ़ोन पर एक हेलो से, कन्वर्सेशन से, बातों से, व्यवहार से अगर सामने वाले व्यक्ति को यह अनुभव हो रहा है कि आप खुश हो, परेशान हो, किसी टेंशन में हो, और वह गहराई से इस बात को समझ पा रहा है, तो यही गेस्चर कॉम्प्रिहेंशन है। तो जीवन में हर व्यक्ति अपने जीवन के लिए ऐसा ही व्यक्ति और साथ चाहता है। चौथी जो चीज़ है वह है कन्वर्सेशन और एक्सप्लेनेशन। देखिए, हमने जो पीछे 3 बातें बताई, हो सकता है कोई इंसान चालाक आदमी मैनिपुलेट कर ले, चीज़ों का ढोंग कर ले, आपको दिखाने के लिए, खुश करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए इस प्रकार का प्रपंच कर ले। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति अगर करता है तो केवल 25-30% से ज़्यादा नहीं कर पाता, क्योंकि वो एक प्रकार का झूठ होता है। और अगर कर भी लेता है तो भी उसके बाद वो 3 से 4 दिन बाद किसी न किसी रूप में, व्यवहार में अपने असली रंग में आ ही जाता है। इसलिए कन्वर्सेशन और एक्सप्लेनेशन एक ऐसी चीज़ है जिसे आसानी से मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, जिसका ढोंग आसानी से नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति का मन आपसे बात करने का होगा तो ही वह आपसे बात कर पाएगा, तो ही वह आपके साथ बातों में जुड़ सकता है, वरना वह आपसे बात करने में असहज महसूस करेगा। आप ये नोटिस कीजिए, अगर कोई व्यक्ति आपके साथ 80% बातें शॉर्ट टर्म में कर रहा है तो कहीं ना कहीं वह आपके साथ बातों में सहज महसूस नहीं करता है, और उसका जो अटैचमेंट है आपसे वो केवल किसी अट्रैक्शन पे या नीड पर है। अच्छा, इस कन्वर्सेशन वाली थ्रेड में एक लूप होल भी है जहाँ हम कई बार धोखा खा जाता है। रिलेशनशिप की शुरुआत में लगभग सभी एक जैसे होते हैं। लंबी बातें होती है, एक्साइटिंग बातें होती है, डिटेल भरती बातें होती है, तो हमें लगता है कि हमारा रिलेशन तो बहुत अच्छा है, हम एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं, समझ रहे हैं, तभी तो हम इतनी बातें कर पा रहे हैं। लेकिन जब 8 से 10 महीने बीतने लगते हैं तो आपको कहीं ना कहीं लगने लगता है कि हाँ, अब हमारी बातें कमज़ोर हो रही है। और यह चीज़ आपको 80 से 90% रिलेशनशिप में देखने को मिलेगी। हाँ, मैरिड रिलेशनशिप को यहाँ से थोड़ा सा अलग रखिएगा, क्योंकि हम जिस टर्म की बात कर रहे हैं यह केवल डिस्टेंस में या डिस्टेंस रिलेशनशिप में दूर रहने पर ही समझ में आ सकती है। 2 व्यक्ति अगर पास में है तो वैसे भी उनमें बातें जो होती है वो बहुत बेसिक और न्यूट्रल होने लगती है।
इसलिए इस चीज़ को समझने के लिए हमें रिलेशनशिप में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है, कम से कम 6 महीने से ज़्यादा। अब अगर देखिए आपका कन्वर्सेशन हाँ ओके ठीक है और बताओ और बताओ और बताओ पे अटक रहा है, सॉरी थैंक यू पे चल रहा है, या आपके इमोशन एक्सप्रेशंस इमोजी पे, टू लाइनर पे हैं, या रूटीनल चीज़ों पर हैं, तो फिर ये आगे जाकर भविष्य में एक चिंताजनक बन सकता है। इसलिए रिलेशनशिप में हमेशा कन्वर्सेशन की शुरुआत में एक्सप्लेनेशन को भी नोट करें। देखिए कन्वर्सेशन का कोई फिक्स बेस या नेचर नहीं होता, वो केवल टॉपिक पर चलता है। जैसे फैमिली पर, फ्रेंड्स के बारे में, चुगली बातें, दोस्ती यारी, घूमना पसंद नापसंद, नॉन वेज, हॉट, एरोटिक, सेंसुअल, सभी प्रकार के कन्वर्सेशन, सभी प्रकार की बातें रिलेशनशिप में जनरली हुआ करती है। लेकिन जब हम सामने वाले से कोई चीज़ पूछना चाहते हैं या उससे कोई चीज़ समझना चाहते हैं, तो ये नोटिस करना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति का एक्सप्लेनेशन कितना अच्छा है। क्या वो एक फॉर्मेलिटी है? क्या वो सिर्फ हर चीज़ में हाँ कर रहा है? क्या वो हर चीज़ में हमेशा ना कर रहा है? क्या वो चीज़ों को इतना गंभीरता से नहीं ले रहा? क्या आपके सवालों को वो इतना महत्व नहीं दे रहा? उसके जो आंसर हैं वो कितने ट्रांसपेरेंट हैं, कितने फेयर हैं, वो फ्यूचर पर्सपेक्टिव से आपके लिए कितने अच्छे हैं। इसलिए एक्सप्लेनेशन जो होता है वो सामने वाले की एक्चुअल फीलिंग होती है, क्योंकि कोई इंसान समझा केवल उन्हीं चीज़ों को सकता है जो इसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आती हो, जिसमें उसकी दिलचस्पी हो, जिसमें उसकी रुचि हो। अगर वह व्यक्ति आपके बारे में इतनी गहराई से सोचता है, समझाता है और सिखाता है, तो निश्चित ही आप उसकी मन की गहराइयों में स्थिर और स्थायी हैं। अब जो पांचवी और आखिरी चीज़ है वह है उपलब्धता और सम्मान। देखिए आपका पार्टनर हमेशा डेट पे जाने के लिए उपलब्ध है, मिलने के लिए उपलब्ध है, गिफ्ट लेने और देने के लिए भी उपलब्ध है, बातें करने के लिए उपलब्ध है, चैटिंग के लिए उपलब्ध है। लेकिन किसी इंसान को यह भी नोटिस करना बहुत जरूरी है कि वो हमारे आवश्यक समय में हमारे लिए कितना उपलब्ध है। मान लीजिए 20 ऐसी परिस्थितियां हमने सामने वाले व्यक्ति को दी और बनाई, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि वो हमें कितनी बार मना करता है, कितनी बार टालता है, कितनी बार बहाने बनाता है। तो 20 में से 20 की संभावना तो बहुत ना के बराबर या रेयर ही होती है। वह व्यक्ति आपके लिए 10 से 12 नंबर के आंकड़ों में भी अगर उपलब्ध है, तो यह भी एज अ पार्टनर उस व्यक्ति में एक अच्छा गुण है। अब बात आती है सम्मान की। सामने वाला व्यक्ति हमें पब्लिक प्लेस में, नए लोगों में, फैमिली में, गैदरिंग में किस प्रकार का सम्मान देता है, किस प्रकार का व्यवहार करता है, एक तो ये चीज़ नोटिस करने वाली है। दूसरा, वो हमारे साथ अकेले में किस प्रकार का व्यवहार करता है, बंद कमरे में किस प्रकार का आचरण रखता है, घर में किस प्रकार का व्यवहार रखता है, यह भी एक नोटिस करने वाली बात है। और जिंदगी और समय की विकट परिस्थितियों में वह हमारा किस जगह साथ देता है और कितना हमें कवर कर सकता है, एक ये चीज नोटिस करने वाली है। सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए जिस प्रकार की भाषा, शब्द और शैली का प्रयोग करता है, वह हमारे लिए उसी प्रकार का सम्मान करता है। इसलिए सम्मान वाले दृष्टिकोण में आपको ज्यादा भागदौड़ी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह तो आप अपनी साफ नजर से भी देख सकते हैं। देखिए, सम्मान व्यक्ति का नहीं होता है, भावनाओं का भी होता है। भावनाओं का सम्मान अर्थात रिश्ते में जैसे झगड़े हुए तो कौन दोनों में से कितनी बार उस झगड़े को खत्म करने के लिए पहल करता है। अगर गलतियां हैं तो कौन उसको कितनी जल्दी गिल्टी करता है, कौन अपनी गलतियों को स्वीकारता है, किन्हें अपनी बातों पर पछतावा होता है। यहाँ पर आपके प्रति भावनाओं का सम्मान दिखता है। गलती होने पर जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकारता है, वह दिखाता है कि वो आपका नहीं, आपकी भावनाओं का भी सम्मान करता है। अब आते हैं हम अपनी सबसे ज़रूरी बात पर। देखिए, हमें किसी को गलत साबित करने के लिए इतनी सारी चीज़ें नोटिस नहीं करनी है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, हमें कॉपी पेन लेके नहीं बैठना है कि हाँ एक चीज़ हम लिखेंगे, उसे फिर याद दिलाएंगे, उसे फिर बताएंगे। जैसे एम्पैथी एक इमोशन है, वैसे इमोशंस को समझने के लिए फीलिंग्स होना जरूरी है। अगर आप में फीलिंग्स हैं तो आप उसे ऐसे ही समझ जाएंगे। उसके लिए आपको किसी विशेष गतक्रम की आवश्यकता नहीं पड़ती। मान लीजिए आपके मोहल्ले में 5G नेटवर्क बहुत अच्छा चलता है, लेकिन आपके पास मोबाइल 3G है। अब आप दोष किसे देंगे, मोबाइल या नेटवर्क? तो ऐसी स्थिति में 5G स्पीड को दोष नहीं दे सकते। हमें अपने मोबाइल के अपडेशन की आवश्यकता है। अगर हम चाहते हैं कि हमें 5G स्पीड का मजा मिले, तो हमें भी अपने आप को 5G मोबाइल के लिए अपडेट करना पड़ेगा। हम 3G अपडेशन के अंदर 5G स्पीड का मजा नहीं ले सकते ना। वैसे ही सामने वाले व्यक्ति में अगर एम्पैथी है, आप उसके अंदर ये इमोशन ढूंढ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, कोई मना नहीं है। लेकिन आप में भी वो भावनाएं होनी चाहिए जिनसे आप उस एम्पैथी को समझ सकें। आप केवल चीज़ों को शब्दों में नहीं समझ सकते, आप उन्हें अंदर से महसूस करेंगे, तो ही आप उस रिश्ते में खरे उतर पाएंगे और अपने लिए एक सही इंसान चुन पाएंगे। अब हम उस बहन की बात पर आते हैं जिन्होंने यह सवाल पूछा है। तो देखिए, दुनिया में 100% यह बातें किसी पर भी लागू नहीं होती।
और ना ही दुनिया में सभी इंसान एक जैसे होते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप ये क्वालिटी किसी रिश्ते में ढूंढ रहे हैं, तो अगर वह रिश्ता लिव इन रिलेशनशिप वाला है, पोस्ट डाइवोर्स है, पोस्ट विडोवर है, एक्स्ट्रा मैरिटल है या लिव इन वाला है, तब आप ये क्वालिटी उसमें लगभग 70 से 80% ढूंढ सकते हैं। क्योंकि जिन स्थितियों में हम इन रिश्तों को चुनते हैं, उन स्थितियों में हमें एक एक्स्ट्रा सपोर्ट, लव और इमोशनल सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है। इसलिए सामने वाले व्यक्ति में कम से कम 70 से 80% इस प्रकार के गुण हों, तो वो हमारे लिए एक अच्छा और एक लंबा रिश्ता आजीवन बन सकता है। लेकिन अगर आप शादी के लिए कोई व्यक्ति ढूंढ रहे हैं और पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि उसके अंदर 55 या 60% सफिशेंट होता है। क्योंकि शादी में 40% जो चीज़ें होती है, वो कहीं ना कहीं सोशल स्टेटस, बैकग्राउंड, एम्पावरमेंट, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें देखा जाता है और जिन्हें नोटिस किया जाता है। इमोशनल सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए हम उसे 60% मानते और चाहते हैं। क्योंकि एक समय आने के बाद इंसान की ज़रूरतें परिस्थितियात्मक ढंग से बदलने लगती हैं, और जब चीज़ें परिस्थितियों को बदलने लगेंगी, तो वह 60% इमोशंस ही है जो हमें समाज में वापस किसी सपोर्ट के साथ खड़े कर सकते हैं। देखिए, जीवन में आप सही संबंध और सही व्यक्ति से बंधे हुए हैं, तो आप अभाव में भी जी सकते हैं। लेकिन अगर आपका संबंध और व्यक्ति सही नहीं है, तो आपके पास सभी चीज़ें उपलब्ध होने के बाद भी जीवन भर स्वयं को हमेशा अभाव में ही महसूस करेंगे। एक सही इंसान की परख बस इतनी ही है, उसमें भावनाएं होती हैं, संवेदनाएं होती हैं, करुणा होती है, दया होती है, और एक अच्छे संबंध में हमेशा आत्मीयता, सम्मान, साथ और समझ होती है। इसलिए जीवन की ज़्यादा भागदौड़ में ना उलझें, जो मिला है उसे संजोने की कोशिश करें। आवश्यक बदलाव जहाँ भी हो सकते हैं, आप में स्वयं में हो सकते हैं, सामने वाले व्यक्ति में हो सकते हैं, उसे सुधारने की कोशिश कीजिए, गुंजाइश कीजिए। तो एक कोशिश तो जीवन में चीज़ों को सुधारने की करनी ही चाहिए। अगले प्रश्न के साथ हम इसी चैनल पर मिलेंगे। आपके पास भी कोई प्रश्न है तो आप हमें भेज सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए।